नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और माइक ऑन हो गया है आज की बड़ी खबरों पर। जो सबसे पहले खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, पंडित जी अब याद आ गए। आखिर अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन करके पंडित जी को याद क्यों कर रहे हैं? क्या पंडित जी के जरिए 27 का रास्ता खुलेगा? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इस पर योगी आदित्यनाथ का क्या रिएक्शन आया वो भी आपको दिखाऊं। इसी के साथ माइक ऑन हो रहा है बिल शेष सत्र विशेष। आने वाले समय में यह सत्र क्या 13 तारीख जो कि तय था कि इस 13 तारीख तक चलेगा, क्या 13 तारीख को खत्म होगा या एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा उस बिल के लिए जो अभी तक पेश नहीं हो पाया, और उसकी तैयारी क्या है, इस पर माइक ऑन हो रहा है। इसी के साथ बात होगी यूपी में कौन बड़ा भाई है, इसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से हमने खास बातचीत की है। अखिलेश यादव को उन्होंने फिर से निशाने पर लिया। क्या कहा इमरान मसूद ने, आज ये भी आपको सुनाऊंगी। और इसी के साथ आज माइक ऑन है संभल हिंसा पर। संभल की हिंसा फिर से डिकोड की गई और न्यायिक जांच के बाद क्या कुछ सामने आया है, जांच समिति ने इस साजिश को कैसे सुनियोजित पाया, आज इस पर भी माइक ऑन कर रही है। लेकिन सबसे पहले बात होगी संसद का विशेष सत्र। क्या सत्र अभी बाकी है? क्योंकि जो सत्र 13 तारीख को खत्म होना था वो सत्र अभी चलता रहेगा। और क्यों चलता रहेगा, आज उसी को लेकर बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। संसद में आज विपक्ष का विरोध प्रदर्शन पहले देखिए। सदन परिसर में विपक्ष ने संसद परिसर में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर, पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री का जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया, क्योंकि आज 5 अगस्त है। 370 हटाया गया था 5 अगस्त को 7 साल पहले, और आज इसीलिए संसद के अंदर, संसद परिसर में यह प्रदर्शन विपक्ष का। तो एक तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर विपक्ष हमलावर है, लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इन सब के बीच आज संसद के अंदर एक अहम मुलाकात हुई। परिसीमन बिल को लेकर नए सिरे से कवायद शुरू। संसद में गतिरोध के बीच राहुल गांधी से किरण रिजिजू ने आज मुलाकात की। राहुल के कमरे में करीब 50 मिनट तक यह मुलाकात चली। संसद शुरू होने से 10 मिनट पहले रिजिजू मिलने पहुंचे और दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी मौजूद रहीं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक परिसीमन बिल पर चर्चा हुई है। अब किरण रिजिजू ने बिल पर कांग्रेस नेतृत्व का रुख जानना चाहा। बैठक में राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान की शर्त रखी। छात्र प्रदर्शन पर हुए एक्शन पर अमित शाह के बयान की भी मांग की। गृह मंत्री के बयान के बिना कार्रवाई नहीं चलेगी, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर भी बातचीत हुई। अब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्पीकर ओम बिरला से रिजिजू मिलने पहुंचे और फिर अमित शाह से मुलाकात कर बैठक की जानकारी दी। तो ये आज अहम एजेंडा सामने आया है। क्या सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है? क्या सरकार परिसीमन बिल इस सत्र में लाने वाली? जरा सुनिए। Today, Parliamentary Affairs Minister met Kiran Rijiju for discussing delimitation things. What is the idea of opposition? These are the things he spoke to us. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, still we are on that stand. इस सब के बीच आपको बताऊं कि क्या सरकार परिसीमन बिल इस सत्र में लाने वाली है, इसे लेकर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है क्या? सरकार ने कांग्रेस समेत विपक्ष को अपना प्रस्ताव दिया है। वो प्रस्ताव क्या है? 16, 17, 18 अगस्त को विशेष सत्र बुलाना चाहती है सरकार। संसद के विशेष सत्र वाले प्रस्ताव पर कांग्रेस ने जवाब भी दिया है। पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके ये बताया जाएगा कि क्या परिसीमन बिल लाने देगी कांग्रेस पार्टी। 13 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो रहा है। मतलब संसद के मॉनसून सत्र में अब केवल 6 दिन बचे। कम समय होने की वजह से सरकार के सामने 2 विकल्प हैं। विपक्ष को साथ में लेकर आखिरी हफ्ते में बिल पेश करें, या फिर
मॉनसून सत्र को एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ाया जाए। अप्रैल में विपक्ष ने परिसीमन बिल का विरोध किया था, आपको याद होगा। बिल से दक्षिण राज्यों की भागीदारी घटने की बात कही थी। सरकार के पास भी बिल पास कराने के लिए नंबर नहीं थे, लेकिन 5 महीने के बाद संसद में जो नंबर गेम है वो पूरी तरह से बदल गया है। सरकार 2/3 बहुमत जुटाने पर अब काम कर रही है। बहुमत होने के बाद भी ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। और जिस तरह से नीट को लेकर हंगामा हुआ था, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो सरकार पहले पैर खींच रही थी परिसीमन बिल को इस सत्र में लाने से। लेकिन अब लग रहा है कि सरकार एक विशेष सत्र के जरिए इस बिल को ला सकती है। अब अगर सरकार लाएगी तो आप ये भी समझकर चलिए कि सरकार ने इसे लेकर गणित भी बिठा लिया होगा, क्योंकि पिछली बार गणित नहीं बैठ पाया था और बिल गिर गया था। इस बार अगर सरकार ये विशेष सत्र बुलाकर बिल लाएगी तो वो गणित क्या है जरा समझिए। लोकसभा में पहला समीकरण 2/3 बहुमत 360 वोट। अब आप ये सोचिए कि समीकरण क्या है। एनडीए के पास 298 वोट है, टीएमसी के पास जो बागी सांसद हैं वो 20 है, डीएमके के 22 है, इसी के साथ यूबीटी के बागी सांसद 6 है और एनसीपी शरद पवार 8 है। अब इसमें हम मानकर चल रहे हैं कि डीएमके के 22 सांसद भी सरकार के साथ अगर आते हैं तो कुल 354 सांसद होंगे और 2/3 बहुमत के लिए 360 वोट चाहिए। तो अभी भी 6 वोट कम होंगे, लेकिन इस 6 वोट का कोई तरीका सरकार निकाल सकती है। तो ये सबसे बड़ी संभावना नजर आती है कि परिसीमन बिल को सरकार लोकसभा में कैसे पास कराएगी। इसी का दूसरा समीकरण भी समझ लीजिए। दूसरा समीकरण तब बैठता है जब जो कुछ दल है वो संसद से अनुपस्थित रहे, तो सांसदों की संख्या अपने आप कम हो जाती है बिल को पास कराने के लिए। तो उपस्थित सांसद एनडीए के 298 रहेंगे, टीएमसी के बागी 20 है, डीएमके 22, यूबीटी शिवसेना जो कि बागी हो गए 6 सांसद और एनसीपी शरद पवार ये 8 सांसद। अगर ये कुल मिलाकर 56 सांसद अनुपस्थित रहे संसद से वोटिंग के समय, तो सांसदों की संसद में संख्या हो जाएगी 484, 2/3 बहुमत 323 ही वोट रह जाएंगे। तो सरकार तब भी उसके लिए 25 सांसद कम होंगे। तो सरकार इस 25 सांसदों को कैसे जुटाएगी, यह समीकरण थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है। पहला समीकरण आसानी से हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत जरूरी है कि डीएमके खुलकर सरकार का पक्ष ले। क्या वो तैयार है? जरा सुनिए कि परिसीमन को लेकर कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है। अभी हमने देखा है, कुछ महीने पहले इस पे वोटिंग हुई है, सब विपक्षी दलों ने साथ में मिलकर वोट करा है ना। तो मैं समझती हूँ जो परिस्थितियाँ पहले थी वही परिस्थितियाँ आज भी है। सरकार ने आप लोगों से भी संपर्क किया है? कांग्रेस से संपर्क साधा गया है? सरकार ने कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन हमारी जो राय पिछली बार थी, अब ये तो है नहीं कि 6 महीने बाद हमारी सबकी राय बदल जाएगी। जब प्रस्ताव आ जाएगा तो उस पर विचार करते हैं। तो विपक्ष से अभी बात नहीं की गई है? नहीं, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी में विरोधी दल है ना, उससे बात भी परिसीमन बिल का हम लोग विरोध करेंगे और उसका कारण है कि बिना जनगणना किए हुए परिसीमन करना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और गैर लोकतांत्रिक। इस बिल के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी सारे पार्टियों को तोड़ रही है। सांसदों को डराना धमकाना, ईडी, सीबीआई, आईटी उनके खिलाफ इस्तेमाल करना, उनसे दल बदलवाना, ये सारा कर रही है। उनको जो करना है वो करे, लेकिन हमारा स्टैंड चेंज नहीं है। तो डिलिमिटेशन का हमने देखा है, इन्होंने असम में क्या किया है, अन्य राज्यों में क्या किया है। वो ये चाहते हैं कि उसी तरह, क्योंकि उनको पता है कि इनकी विधायी तय है, अब वो लोकतंत्र में अपने मनमाने ढंग से लोकसभा बनाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी और हमारे एनडीए का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। पीछे हम लोग लाए थे, लेकिन विपक्ष ने उसको ठुकरा दिया। अब फिर से स्थिति बन रही है जब उसको ला करके और पास करने का प्रयास किया जाए। अब आप ये भी जान लीजिए कि सरकार जब भी विशेष सत्र बुलाती है तब एक बड़ा धमाका करती है। इस बार क्या होगा, इसको लेकर कयासबाजी तेज है। बात परिसीमन बिल लाने की हो रही है, लेकिन इससे पहले 2017 में विशेष सत्र बुलाया गया था तो जीएसटी का बिल लाया गया, और इसके बाद साल 2023 में जब विशेष सत्र बुलाया गया तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, और उसकी तस्वीरें, दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब फिर से विशेष सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है। इसका सीधा मतलब परिसीमन
जब सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी, भागीदारी बढ़ जाएगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार की एक साजिश है, तो ऐसे में सरकार का साथ देगा कि नहीं विपक्ष, उसी का गणित आपको समझा रही थी। अब जैसे सरकार के इन फैसलों पर सियासी शोर सुनाई दिया था, वैसा ही एक फैसला आर्टिकल 370 को हटाने का था, जिसको आज 7 साल हो गए और इस पर अभी भी सियासी शोर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज रैली निकाली थी। 370 हटने को लेकर एक तरह से ये जश्न था, जिसे लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे जम्मू में। हर घर मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी। तो बीजेपी कार्यकर्ता 370 हटने को लेकर एक बार रैली निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इसे बड़ा फैसला कह रहे हैं। तो 7 साल के बाद अभी भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। उसी जम्मू की तस्वीर दिखा रही हूं, वहां एक तरफ देखिए बीजेपी जश्न मना रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं। ये भी तस्वीरें आई। सारे सियासी दल जो 7 साल पहले 370 को लेकर विरोध में थे, आज 7 साल बाद भी वहीं खड़े हैं। ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें देख रहे हैं। स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर के बैनर्स लिए, यानी कि फिर से राज्य का दर्जा बहाल करिए, ये बैनर लेकर सड़कों पर उतरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में ब्लैक डे कह रहे हैं। 5 अगस्त का दिन ब्लैक डे मना रहे हैं आज। और वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी आज विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने भी इसे ब्लैक डे कहा। अब मैं आपको ये भी बता रही हूं कि आज के दिन 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर में कैसे सुरक्षा भी कड़ी की गई। वहां जगह जगह आप देखेंगे, क्योंकि आज 7 साल हुए हैं और जगह जगह सुरक्षा अमला बढ़ाया हुआ था। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर के इलाकों के नहीं है, रिहायशी इलाकों की तस्वीर नहीं है, बल्कि बॉर्डर की भी तस्वीर देखिए। आज के दिन बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी थी और उसकी भी तस्वीरें आज खास तौर से आई, जो मैं आपको दिखा रही हूं। संसद में स्टेटहुड को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन ही नहीं, अपनी मांग भी रखी। अब आप सोचिए, जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन से लेकर वो विरोध प्रदर्शन संसद तक आ गया और संसद के अंदर फिर से 370 हटाने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठ रही है। सुनिए। वादा किया था यहाँ पर पार्लियामेंट में सरकार ने, इतने साल अगर हो गए तो स्टेटहुड क्यों नहीं देते? आप देना चाहिए। फुल स्टेटहुड जो है, जो पोजीशन 5 अगस्त 2019 को थी, उसको रेस्टोर किया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करिए, हमारी रियासत को वापस कीजिए, हमारी डिग्निटी को वापस कीजिए। जितने भी लोग हैं पार्लियामेंट में जो अपोजिशन हैं, सब लोग हमारी इस डिमांड के साथ हैं। अब आज के दिन 370 हटाने को लेकर 7 साल बाद भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक बयान से सियासी हंगामा भी हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान के बयान पर एक विवाद खड़ा हो गया। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि पीओजेके तो एक अलग देश है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर एक अलग देश है, भारत का पीओजेके से कोई लेना देना नहीं। ये कहा चौधरी रमजान ने। पीओजेके के मामलों को पाकिस्तान की सरकार खुद देखेगी, वहां के लोगों की परेशानी की बात नहीं करनी है, वहां के लोगों ने भारतीय संसद में नहीं भेजा है मुझे। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद कह रहे थे। अब सांसद का बयान ऐसे समय में आया जब वहां हिंसा जारी है पीओके में।
पाक की कार्रवाई को लेकर भारत लगातार सवाल उठा रहा है और ऐसे समय में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद का यह बयान आता है कि पीओजेके तो एक अलग देश है, हमें उससे क्या लेना देना, तो इसे लेकर तुरंत भारत सरकार की तरफ से भी बयान आ गया। भारत पहले ही पीओजेके को लेकर अपना रुख साफ कर चुका है, कह चुका है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। First, let us focus on what's happening in Pakistan-occupied Kashmir. I just told you that 90 people have been killed in the brutality by the Pakistani forces, and the international community must take and must hold Pakistan accountable for these atrocities. तो आपने देखा कि 370 को लेकर एक रण अभी भी है, 7 साल बाद भी जारी है। तो वहीं यूपी में, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर रण शुरू हो गया है। और ये मैं क्यों कह रही हूं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि सबको अब पंडित जी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई क्या ब्राह्मणों के नाम पर होगी? अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर आज फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। जनेश्वर मिश्र पार्क में जाकर यह बड़ा आयोजन किया गया, देखिए जरा। अब जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया और इसमें ब्राह्मण समाज के पार्टी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच पर अखिलेश यादव को माला पहनाई गई, उनका सम्मान किया गया और यह बताया गया कि ब्राह्मणों के असली हितैषी अखिलेश यादव। तो जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर यह ब्राह्मण सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया और उसमें देखिए किस तरह से अखिलेश यादव आज ब्राह्मणों के हित की बात कर रहे थे। इस मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर कृष्ण सुदामा की आरती उतारी गई। अब ये भी तस्वीर आई, ये आरती समाजवादी पार्टी के विधायक संतोष पांडे ने उतारी। यदुवंशी कहे जाने वाले कृष्ण और ब्राह्मण समाज के सुदामा की इस झांकी के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। लेकिन आज सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन की खबर बड़ी नहीं थी। आज खबर बड़ी ये थी कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए में आज एक और परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित होता है। सुनिए। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। आपको बताती हूं कि आज अखिलेश यादव ने पीडीए का अलग परिभाषा दी। पीडी यानी कि पंडित। आज समाजवादी पार्टी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती और अखिलेश समर्थकों के साथ जनेश्वर मिश्र पार्क को पहुंचे। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, श्रद्धांजलि दी। जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर और एक ब्राह्मण फेस। अखिलेश ने उनकी याद में ब्राह्मण सम्मेलन आज किया। समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम को प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी नाम दिया। कार्यक्रम में पार्टी के ब्राह्मण नेता कार्यकर्ता पहुंचे। काशी, मथुरा, अयोध्या से संत और विद्वान बुलाए गए थे। कार्यक्रम अखिलेश की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। अब ब्राह्मण वोटर पारंपरिक तौर पर बीजेपी के साथ माने जाते हैं। अखिलेश अब पीडीए से ब्राह्मणों को जोड़ना चाहते हैं।
इसीलिए यूपी में ब्राह्मणों पर उन्होंने जुल्म का भी आरोप लगाया। विकास दुबे के एनकाउंटर को उन्होंने फेक एनकाउंटर बताया। यूपी में पुलिस अब ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। उन्होंने ये बताया लोगों को कि हमारे नेता प्रतिपक्ष एक ब्राह्मण नेता है और ब्राह्मण सम्मेलन अखिलेश के चुनावी मिशन की क्या शुरुआत मानी जाए, आप ये भी सोचिए। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात की तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब दे दिया। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। अब पीडीए को लेकर जब अखिलेश यादव एक नई परिभाषा दे रहे हैं तो ये भी आपको बताती हूं कि अखिलेश के कितने पीडीए हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि समय समय पर अखिलेश यादव पीडीए की अलग परिभाषाएं देते आए। सबसे पहले उन्होंने कहा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उसके बाद जब उन्होंने पीडीए की बात की तो उन्होंने कहा पीड़ित, दुखी, आदिवासी, ये भी पीडीए में आते हैं, तो उन्होंने इन्हें भी जोड़ा। उसके बाद एक मौके पर अखिलेश ये कहते हुए नजर आए कि पिछड़ा पीडीए का हिस्सा है, जिन पर दया आए, अगड़े, वो भी पीडीए का हिस्सा है, तो अगड़े भी आ गए। इसी के साथ एक मौके पर उन्होंने पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आधी आबादी बताया, यानी कि महिलाएं, तो महिलाएं भी आ गई उनके पीडीए में। और आज उन्होंने पीडीए में पीडी को पंडित से जोड़ दिया और ए को आधी आबादी से जोड़ दिया। तो ये आज नया पीडीए आ गया। तो अखिलेश के कितने पीडीए हैं, या फिर ये कहें कि वो सबको साथ लेकर इस चुनाव में जाना चाहते हैं, क्योंकि वही कुंजी होगी जीत की 2027 में। अब समाजवादी पार्टी की नजर बीजेपी के ब्राह्मण यानी अगड़ा वोट बैंक पर है। ये वोट ब्लॉक पिछले कई दशक से पारंपरिक रूप से बीजेपी का समर्थक है। इसीलिए अखिलेश यादव ने आज पीडीए का नया फुल फॉर्म समझाया। अब मैं आपको बताती हूं कि यूपी में ब्राह्मण समीकरण कैसे बैठा है। उत्तर प्रदेश में करीब 7 से 10% ब्राह्मण वोटर हैं। आबादी कम है पर सियासी प्रभाव बहुत ज्यादा है। ब्राह्मण वोटर 115 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। 12 जिलों में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 15% से ज्यादा है। 100 सीटों पर आबादी कम है लेकिन जनमत ये बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर पहले कांग्रेस के साथ थे, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी से जुड़ने लगे। अब 2017 में बीजेपी को 83% ब्राह्मण वोट मिला था, 83%, और सपा को 7% ब्राह्मण वोट मिला था। 2022 आया, बीजेपी को 89% ब्राह्मण वोट मिला और सपा को सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट मिला। अब आप समझ रहे हैं कि पीडीए का पीडी पंडित क्यों बन रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए, इनमें बीजेपी के 46 और समाजवादी पार्टी के 3 विधायक। और 2022 में ब्राह्मण समाज के 52 नेता विधायक चुने गए, इनमें से एनडीए के 46 और समाजवादी पार्टी के 5 एमएलए थे। तो ये है ब्राह्मण समीकरण यूपी का 17 से 22 तक का। ब्राह्मण वोटर पर अखिलेश यादव ने नजर डाली तो बीजेपी सतर्क हो गई, और दोनों तरफ के बयान जरा सुन लीजिए। कि हाँ 27 की तैयारी है, ब्राह्मण समाज को दिशा देता है। आज वो आए हैं, सम्मान करेंगे उनका, और सम्मान के साथ साथ उनसे आग्रह करेंगे कि समाचारी सरकार को हटाने में सहयोग करें। समाजवादी पार्टी का सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं और केवल वोट बैंक बना करके राजनीति करते हैं। इनके ही रिजिम में गुंडे, फसाद, लड़ाई झगड़े, दंगे सब होते रहते हैं। इनका कोई लोकतंत्र में भरोसा नहीं।
और अखिलेश यादव ने जब आज ब्राह्मण सम्मेलन किया, पीडीए में पंडित खोज लिया, तो आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने सपा के पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अयोध्या सदर सीट से पवन पांडे के नाम की घोषणा कर दी। पवन पांडे 2012 में अयोध्या सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2017 और 2022 में पवन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार अयोध्या से पवन पांडे की जीत होगी, यह अखिलेश यादव ने आज कह दिया। अयोध्या से पवन पांडे के नाम के ऐलान के पीछे बड़ा सियासी संदेश है। अयोध्या शुरू से बीजेपी की वैचारिक राजनीति का केंद्र रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने 2024 में अयोध्या की सीट जीती थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक बार फिर से उसके गढ़ में चुनौती दी। बताने का प्रयास किया कि बदलाव की बयार अभी थमी नहीं है। अगर 24 में हमने अवधेश प्रसाद अयोध्या जीते तो अब पवन पांडे भी जीत सकते हैं। यह भी बताया कि अयोध्या उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों को संदेश दिया कि उनके बारे में सिर्फ समाजवादी पार्टी सोचती है, और ब्राह्मणों को यह भी बताया कि जो वादे करते हैं पूरा करते हैं। सिर्फ MY समीकरण वाली पार्टी की छवि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। अब एक तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की भूमिका क्या है, ये आज मैंने जानने की कोशिश की कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद से। जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, ये हमें एक सांसद के बयानों से समय समय पर पता चलता रहता है। और वो सांसद हैं सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब, जो इस वक्त हमारे साथ एडीटीवी इंडिया पर हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। मुझे ये बताइए इमरान साहब, यूपी में कांग्रेस का आप गठबंधन सपा से चाहते हैं या आप चाहते हैं गठबंधन ना हो? नहीं, मैं ये नहीं चाहने वाला हूँ। मेरा मानना है कि गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से नतीजे बेहतर आएंगे और गठबंधन होना चाहिए, और हम गठबंधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात बस उतनी चाहिए कि गठबंधन हो तो सम्मान उनका भी रहे और हमारा भी रहे। नहीं, सम्मान तो रहे, लेकिन आप जैसे बयान दे देते हैं कि कांग्रेस को सपा की बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े दल हैं, तो दूसरा दल सोचेगा भाई ये क्या चाह रहे हैं। नहीं नहीं, दल तो बड़े हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सपा से बड़े? हाँ, तो कांग्रेस सपा से बड़ा दल है ही। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। पर यूपी में नहीं, यूपी की बात नहीं है, बात तो दल की हो रही है। हाँ। तो हम बड़े दल हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के हम लोग चले और बेहतर होगा, अच्छा होगा और नतीजे भी अच्छे आएंगे। नहीं, पर उत्तर प्रदेश में तो आप एक छोटा दल हैं, ये स्वीकारना पड़ेगा आपको, या फिर आप ये कहते रहेंगे कि बराबरी का हमें दर्जा दिया जाए? नहीं, हम छोटे दल हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता कि आप कैसे। नहीं, सांसद कितने आपके? नहीं, सांसद से थोड़ी ना 17 तो लड़े थे आपके? नहीं, हम 17 ही तो लड़े थे। हम 17 ही तो लड़े थे। हाँ। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हालात होते हैं। आज की परिस्थिति देश के अंदर राहुल गांधी जिस तरह से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के नाम के ऊपर लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, और उस विश्वास का अगर पूर्णतः फायदा मिलेगा तो गठबंधन सही तरीके से चलेगा, अदरवाइज नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। नहीं होगा वरना नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मुझे ये बताइए कि आपने कहा आप कम सीटें लड़े, लेकिन आप ये इस चुनाव में कितनी सीटें अपने लिए चाह रहे हैं? कोई एक असेसमेंट किया है पार्टी ने? अभी देखिए, ये फॉर्मूला टेबल पर बैठ के तय होगा। हाँ। हमारे नेता तय करेंगे। हमारा कहना है कि आप जो भी तय करना है अभी तय करिए। अगर आप ये चाहेंगे कि इसको हम टाल के 6 महीने आगे ले जाएंगे, तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि ना आपके हाथ कुछ आएगा ना हमारे हाथ कुछ आएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसको आप हासिल हो जाएगा, टालिए मत। आज तय कर लीजिए कि ये सीट आपकी है, ये सीट आपकी है, यहाँ आप लड़ेंगे, और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी दोनों पार्टी के संगठन को मिला करके काम करने का काम करे, जिससे नतीजा आए। तो आप इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं सुन रहे अखिलेश यादव? नहीं, ये तो देखिए, ये फैसला तो अखिलेश जी का हो, सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये तो उनका है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर सरकार बनानी है तो सरकार का दावा हमारा तो है नहीं, सरकार का तो दावा उन्हीं का है। नहीं, पर क्या ये संभव है कि वो आपके साथ नहीं जाना चाहते? नहीं, तो नहीं जाना चाहते तो हम कोई जबरदस्ती थोड़ी किसी को ले सकते हैं। तो हम लोग अपनी तैयारी करें, लेकिन जो भी होना हो फैसला भी हो जाए बस। आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन आप सपा के लिए कहते हैं कि सपा किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो एक मुसलमान नेता कांग्रेस पार्टी का क्यों चाहता है गठबंधन? नहीं, मैं तो देखिए, प्रदेश के लिए जहां तक बात है कि गठबंधन बेहतर है, गठबंधन अच्छा है। गठबंधन से मैं कभी किसी के खिलाफ
ये गठबंधन के खिलाफ नहीं था कि गठबंधन ना हो। भले ही वो उस पार्टी से हो जो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करती। वो तो होता है पॉलिटिक्स के अंदर, इतनी तो सब चीजें चलती है। क्या क्या चलती है? मुसलमानों को ना बर्दाश्त करना पार्टी चलेगी? ये सब चलता है। देखिए, जब आप आरोप लगाएंगे तो फिर जवाब भी सुनेंगे। हाँ। तो ये तो सब चीजें नहीं, आपने ये कहा मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद, आजम खां तक के नाम गिरा, आपने कहा है कि ये मुद्दा, ये इन सब नेताओं की बात कभी रखी नहीं जा सकी पार्टी में। तो ऐसी पार्टी है जो मुसलमान नेताओं को सम्मान नहीं देती है। तो ये पुरानी बात हो गई, इस पर बोलना नहीं चाहते आप? अभी नहीं, अभी क्योंकि गठबंधन करना है। नहीं, आप हंसकर बोल रहे हैं, पर ये बात देखिए, पार्टी का जो आप समझ रही हैं वो सभी लोग समझ रहे हैं। पार्टी पर नजरिया क्या है? सच्चाई बहुत कड़वी होती है। बस अब छोड़िए इस बात को, आज इस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे। पर सपा पार्टी आपको लगता है मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है? देखिए, इस वक्त सवाल मुसलमान के हित का नहीं है, इस वक्त देश के हित की बात करनी चाहिए। इस वक्त तुम छात्रों के, नौजवानों के हित की बात करनी चाहिए, जिनका भविष्य अंधकार के अंदर चला गया। फिर वो विषय बहुत बड़ा है। मुसलमान वोटर ये नहीं कहेगा हमारी बात तो कर नहीं रहे इमरान मसूद? मुसलमान कौन सा अलग है क्या उससे? छात्रों के अंदर मुसलमान भी तो है, मुसलमान अलग थोड़ी ना है, मुसलमान भी उसी के अंदर है। यही तो हम देश चाहते हैं कि जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान की नफरत, हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर अलग पहचान, ये सब ना हो, और देश का वही स्वरूप रहे जो हम महात्मा गांधी का सपना था, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, और जिस ब्लूप्रिंट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए बनाया था। तो उसके लिए आप सपा के साथ जाने को तैयार हैं, भले ही वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, सपा के साथ गठबंधन मजबूती के साथ होगा, चुनाव लड़ा जाएगा तो सरकार बन जाएगी। आपको लगता है आजम खां को लेकर उन्होंने साथ दिया सपा ने? अब ये उनका इंटरनल विषय है, इसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता इस वक्त। पर आप सांसद हैं, उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, क्यों आप बच रहे हैं इस पर बोलने से? ये उनका इंटरनल विषय है। पर इस पर आपकी राय तो होगी? नहीं, मुझे अभी राय नहीं रखनी है। चुनाव है इसलिए राय नहीं रखना चाहते आप? आपका बयान भारी पड़ सकता है। हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो बर्दाश्त ना हो, तो इसलिए कोशिश करूंगा कि उनसे बचा जाए। नहीं तो अब सीधी बात यही है कि क्या वो भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बयानों से आहत हो, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे? देखिए, नहीं करना ये उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। हम लोग ये लगा देना कि हम लोग विरोध में कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। इमरान मसूद खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रेम पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं गठबंधन में उनका बयान आड़े ना आ जाए। बहरहाल, अब बात करेंगे 27 के संभल चक्र की। और ये मैं क्यों पूछ रही हूं, क्यों बता रही हूं, क्योंकि संभल चैप्टर्स 2027 में क्या वोटों में दिखाई देगा? क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई 2024 में, उसके बाद आज इस पर एक बड़ी रिपोर्ट आई। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2024 की वो तस्वीरें याद दिला देती हूँ जो संभल में हुआ था। नवंबर 2024 की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां करीब 2.25 साल पहले हिंसा हुई थी। पुलिस कर्मियों की ये बड़ी संख्या आप देख रहे हैं, पत्थर जमीन पर पड़े हुए देख रहे हैं, यही हिंसा हुई थी। आज इस मामले में एक रिपोर्ट आई, विधानसभा में पेश कर दी गई। अब रिपोर्ट में क्या है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यह हिंसा तब भड़की थी जब एक सर्वे टीम शाही मस्जिद का सर्वे करने गई थी। अब वो टीम शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची। प्रशासन की टीम जब संभल की शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंच रही थी तो टीम पर हमला हो गया था। उसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से सर्वे टीम को वहां से बाहर निकाला था, लेकिन हालात बहुत बिगड़ गए थे। अब देखिए, इन तस्वीरों में कई लोग आपको अपना चेहरा ढके हुए नजर आएंगे। ये देखिए, पुलिस कर्मियों की भारी भीड़, एक तरफ पुलिस कर्मी है, दूसरी तरफ वहां पर लोग हैं जो लगातार पुलिस कर्मियों का ही विरोध कर रहे थे जिस वक्त हिंसा हो रही थी। ये तस्वीरें उस बीच की। तस्वीर में एक नकाबपोश गोली चलाता भी दिखाई दे रहा है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं। और ये भी तस्वीरें देखिए जब वहां पर हिंसा के बीच नकाबपोश कितने नजर आए, चेहरे ढककर उन्होंने ये हिंसा फैलाई और उसके बाद ये जांच बैठाई गई। अब वहां पर जो सर्वे टीम पहुंची थी उन्होंने कहा कि उन पर इस तरह का हमला हुआ कि जैसे उनकी जान ले ली जाएगी। ये सब कुछ संभल में हुआ था। आपको पता है कितने दिन इसकी रिपोर्टिंग हुई थी। अब ये तस्वीर संभल की उस शाही मस्जिद की है जिसे लेकर ही ये पूरा हंगामा हुआ था। अब आपको ये बता देती हूं कि आज इस पर जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में क्या अहम बातें हैं। 2024 की संभल हिंसा पर जांच आयोग की रिपोर्ट पेश हुई। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा प्लानिंग के तहत की गई थी। मस्जिद के सर्वे पर मुसलमानों के बीच एक भ्रम फैलाया गया था।
अफवाह उड़ाकर मस्जिद के बाहर भीड़ जुटाई गई थी, ये रिपोर्ट में कहा गया है। लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया, हालात बिगड़े और पुलिस के हथियार और सामान लूटने की भी कोशिश की गई। यानी भीड़ ने पुलिस के हथियार लूटने की कोशिश की, भीड़ ने पुलिस और प्रशासन को नुकसान पहुंचाना चाहा। आयोग की रिपोर्ट में कई लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। इस जांच रिपोर्ट में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका भी नाम शामिल। एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। 24 नवंबर 2024 को सर्वे टीम शाही मस्जिद गई थी और इसके बाद संभल में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी। पथराव, गोलीबारी, आगजनी में 4 लोगों की मौत हुई थी। आयोग ने कहा कि मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी। अब यह महत्वपूर्ण बात है, मृतकों को जो गोलियां लगी वो पुलिस की राइफल से नहीं चलाई गई, पुलिस की पिस्टल से नहीं चलाई गई। ऐसे में ये चलाने वाले कौन थे? हिंसा में 28 पुलिस वाले घायल हुए थे, 7 को गोली लगी थी। हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर यह आयोग बनाया गया था। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई प्रभावी और संयमित थी, यह रिपोर्ट में कहा गया और इस रिपोर्ट को आज विधानसभा में पेश कर दिया गया। हम लोग उस समय भी कहते थे कि ये संभल की हिंसा प्रायोजित है और उसमें समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं प्रवोक करने के मामले में। अब कमीशन ने ऐसा कहा है तो वो बात सिद्ध हो गई। माननीय हमारे सांसद जियाउर रहमान साहब हैं, सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा। इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है, ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहां के हालात को ना संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहां पुलिस की गोली से मारे गए हैं, न जाने और कितने मारे जाते। तो आपने देखा कि संभल को लेकर एक रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश कर दी गई है। अब उस रिपोर्ट के क्या 27 में सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं? आज इस पूरे मामले में अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू होंगी, क्योंकि इसमें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का जिक्र है। इसे विधानसभा में पेश किया गया। आप जानते हैं यूपी विधानसभा में लगातार समाजवादी पार्टी हंगामा भी कर रही है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल पूछ रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें संभल की आप सामने देख रहे हैं, इन तस्वीरों के बाद इस पर एक जांच समिति गठित की गई थी हाई कोर्ट के आदेश पर और उसकी ही रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई। अब इतनी भीड़ थी और इस भीड़ ने कैसे पुलिस पर भी हमला किया, वो उस पुलिस टीम पर जो सर्वे की टीम को ले जा रही थी। अब वहां पर यह अफवाह फैलाई गई कि जो टीम आ रही है वो कहीं मस्जिद को तोड़ने के लिए तो नहीं आ रही, ये भ्रम फैलाया गया और इसी रिपोर्ट में ये जिक्र है। और इसके चलते ही भीड़ ने किस तरह से हमला किया, तो सीधा सीधा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो पूरी हिंसा थी वो भीड़ को भड़काने की वजह से हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि बांग्लादेश की निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज एक ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शेख हसीना की ये ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने लोगों के पास मैं वापस लौटूंगी, तो बड़ा एक ऐलान किया है आज शेख हसीना ने। दिसंबर में मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी, ये बड़ी खबर है। शेख हसीना कह रही है दिसंबर में वो वापस बांग्लादेश जाएंगी। बांग्लादेश को सही पटरी पर लाना उनका मकसद है। देश का विकास और स्थिरता ही मेरा लक्ष्य है, जनता के जीवन को बेहतर बनाना उद्देश्य है। तो शेख हसीना वापस जाएंगी बांग्लादेश, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है और दिसंबर के महीने में वो वापस बांग्लादेश जाएंगी। ये तस्वीरें देखिए, आज उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आवाम पर मुझे पूरा भरोसा है। तो शेख हसीना अपने देश वापस लौटने का ऐलान कर चुके हैं। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8।